बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। तहरीके लब्बैक का जो मार्च है इस्लामाबाद की तरफ, उस हवाले से हुकूमत जो है वो पैंतरे शैंतरे बदल रही है। लेकिन जो मैं समझ सका हूँ या मेरी इतला है, जो पाकिस्तान हुकूमत है वो कमज़ोर पिच पे है। वो पिच में नक्स नुक्स निकाल रही है और वो जिस पे इन्हिसार था हुकूमत का, वो अदारा शायद किसी और पिच पे खेलना चाह रहा है। ये मामला कुछ ना गड़बड़ है, और इसमें गड़बड़ क्या है इस पर ज़ाहिर हम बात करेंगे। और फिर बेइज्जत किया है ताहिर अशरफी साहब को, जो मशीर हैं वज़ीर आज़म के, और फवाद चौधरी साहब को। उलमा के एक वफद मिलने गया है, 31 से ज़ायद उलमा थे अहले सुन्नत वल जमात के बरेलवी। और फिर जो उनकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म से, तो उन्होंने कहा जनाब इन्होंने दोनों तो कड्डो ना। और फिर पाकिस्तान का कोई एक नोहा है छोटा सा इक़्तिसादी तौर पर, और फिर इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है इस पर बात करेंगे। पहले मेरा ख्याल फवाद चौधरी साहब और ताहिर अशरफी साहब की बात कर लेते हैं। वो बताया ये गया है कि जनाब वज़ीर आज़म से आज उलमा की मुलाकात हुई है। एक तो वो इनका ख्याल ये था कि इसको हम घुमाएंगे, जो अथॉरिटी बनाई है रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के नाम से, उसके इर्द गिर्द के जनाब वो उलमा उस सिलसिले में आए थे जनाब, और फिर वज़ीर आज़म की बड़ी जनाब उन्होंने शुक्रिया अदा किया। लेकिन बाहर निकल के वो पहले ही अंदाज़ा था कि उस मुलाकात का मकसद क्या है। उस मुलाकात का मकसद तहरीक लब्बैक वाला जो मामला है इसको सेटल करना था। और फिर शेख रशीद साहब ने, तो वो बड़बोले आदमी हैं, या जानबूझकर दीदा दानिस्ता उन्होंने ये खबर लीक कर दी थी कि जनाब ये इशू है। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने, और फिर ये बताया ये गया है कि एक 12 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है जो तहरीक लब्बैक वालों से मामला जो है मुज़ाकरात है वो करेगी। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं, पिछले व्लॉग में मैंने एक अर्ज़ किया था जो DGISI की तरफ से मीटिंग का अहवाल जो अखबार नवीसों के साथ थी, तो वो बज़ाहिर तो यही लग रहा था जनाब, वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये अरब बहार वाला मामला है, बैरूनी फंडिंग, यानी जो हुकूमत की ज़बान है वही। लेकिन कुछ जो बॉडी लैंग्वेज और लहजों की ज़बान समझने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो ढिड दी गल कोई नहीं दस रहे सी DGISI साहब, वो बस उपरों उपरों गल्लां सी सारियां जो असीं महसूस कीतियां। और वो बात वही है जो इससे पिछले व्लॉग में, पिछले से पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि जनाब वो एक पेज पे नहीं रहे और वो कोई सख्ती नहीं करना चाहते। GHQ वाले, रावलपिंडी वाले, तो गोली शोली का जो बात है, अगर के रुकावटें शिकावटें उन्होंने लगा दी हैं। लेकिन यार इससे पहले जो नोहा मैं बयान करना चाह रहा हूँ इस मुल्क का, ये एक आम तासर ये लिया जा रहा है खान साहब के बयानात से कि जनाब शायद ये अमेरिका मुखालफ पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिसी चल रही है, एब्सोल्युटली नॉट वगैरह वगैरह। तो एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट जो आखिरी दर्जे का ब्यूरोक्रेट होता है वो अब फरवरी में वो बोलना शुरू करेंगे। लेकिन सरदस्त उनका थोड़ा सा कोई मसला है, वो अपना नाम वो चाहते हैं कि ना आए सामने। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और फ़ौज जो है ना, इनकी तरबियत ही यूरोप और अमेरिका पर इन्हिसार की है जी, उससे निकल ही नहीं सकते। ये CPAC वाला जो मामला है, इस पे बड़े दुख के साथ उनकी आंखों में मैंने नमी देखी। एक तरह से वो रोने वाले हो गए कि CPAC में जो 65 करोड़ और 65 अरब और 55 अरब की एक सरमायाकारी के माहदे और याददाश्तों पर दस्तखत वगैरह वगैरह, वो कह रहे हैं कि पूरे नून लीग के दौर में उस पर पूरा 100% हम नहीं कर सके। 21 अरब डॉलर की टोटल वो उस पर खर्च हो सके 65 अरब डॉलर से, और दूसरा 3 अरब डॉलर पाइपलाइन में था। और अब टोटल जो खर्चा हो चुका है CPAC में, जो सरमायाकारी कह लें आप, इन्वेस्टमेंट कह लें, या तरक्याती कामों पे अखराजात कह लें, जो भी कहना है, या वो डैम शैम बना रहे हैं, वो है 24 अरब डॉलर।
और वो भी 3 अरब पाइपलाइन में था। मौजूदा हुकूमत ने ज़ीरो काम किया है इसमें। और आपके जो रज़ाक दाऊद साहब हैं, वज़ीर आज़म साहब के चहेते, वो तो पहले भी कहते रहे कि जनाब 3 साल के लिए फ्रीज कर दें CPEC को। ये इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं? वो हुसैन दाऊद साहब जो कज़न हैं रज़ाक दाऊद साहब के, नवाज शरीफ ने बड़ा तरला शरला मार के उनसे कोई पावर, जो बिजली पैदा करने वाले मामलात में कोई उन्होंने प्रोजेक्ट लगवाए, उनसे सरमायाकारी करवाई 32 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए। और वो भी इसलिए कि CPEC के तनाज़र में उन्होंने सोचा कि जनाब ये CPEC चलेगा तो मेरा भी कुछ काम शाम चल जाएगा। तो वो जनाब उन्होंने 2017 में जब उन्होंने देखा कि नवाज शरीफ, ये बड़े घाघ होते हैं, बड़े दूरंदेश होते हैं सरमायाकार, तो उन्होंने सोचा कि जनाब ये नवाज शरीफ साहब जो हैं इनकी तो गई हुकूमत डामाडोल, आइंदा इनकी आनी कोई नहीं, CPEC हो जाना ठप। ये जो हमें ऑक्सीजन मिली थी ना, पाकिस्तान तो लिक्विडेशन पे लगा हुआ है 2013-14 से। ये तो बीच में अल्लाह का शुक्र हुआ कि बीच में कुछ पेट्रोल की कीमतें गिर गई बहुत ज़्यादा एक दौर में, नवाज शरीफ के दौर में, और फिर CPEC आ गया। वरना ये तो हम सिर्फ सांस ले रहे हैं माशी तौर पे, मुझे ये बताया गया है। तो खैर वो हुसैन दाऊद साहब जो हैं एंग्रो वाले, उन्होंने सोचा कि यार ये जो है ना अब निकलने का वक्त आ गया है। ये आपको सुन के दुख होगा, अगर आपके इल्म में पहले से है तो पहले से आप दुखी होंगे, अगर इल्म में नहीं है तो आपको ये सुनकर शदीद दुख होगा कि पाकिस्तान ने जिन लोगों को पाला पोसा, और उन्होंने भी पाकिस्तान में बड़े काम किए, ये नहीं है कि दाऊद वालों ने कोई कम काम नहीं किए हुए पाकिस्तान में। वो हुसैन दाऊद साहब ने जो प्रोजेक्ट थे, पावर प्रोजेक्ट्स और एंग्रो शेंग्रो, मुबैना तौर पर मुझे पता है एंग्रो भी बेच बूझ गए हैं, वो बेच कर सारा कुछ लेके निकल गए वो, और मॉरिशस की लेके क्या कहते हैं उसको, शहरियत, पाकिस्तान की शहरियत भी छोड़ के वहाँ चले गए, क्योंकि उनको पता था इसमें मैं सिर्फ सनतकारों को या सरमायाकारों को नहीं कहता कि जनाब ये मतलब परस्त हैं जो अपने फ़ायदे के लिए। जो पाकिस्तान में एक भूचाल आने वाला था वो उन्होंने स्मेल कर लिया था। एक जो अजाब अल्लाह ने नाज़िल किया इस मुल्क पे, अल्लाह माफ़ करे, जुवेद इकबाल चेयरमैन नैब की शक्ल में उन्होंने भांप के वो निकल गए। अब वो जो ब्यूरोक्रेट हैं साबक, जिनके हवाले से मैंने ये बात शुरू की थी, वो कहते हैं कि जब ये 65 अरब की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे ना हमारे वज़रा असाक डार और ये वो, कि 65 अरब की हमारे सरमाया करे, तो जो चीनी काम थे वो बाकायदा हाथ बांधते थे हमारे आगे कि यार ये 65 अरब 55 अरब डॉलर की सरमायाकारी की आप ना बार बार जिक्र करें, शोर शराबा ना करें। ये हमारे सदर का ये कहना है, चीनी सदर का, कि पाकिस्तान में 200 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी की कैपेसिटी मौजूद है, चीनी सरमायाकारी। यानी वो सोच के बैठे हुए थे कि CPEC अगर डेवलप हो जाता है तो 200 अरब तक की सरमायाकारी पाकिस्तान में हो सकती है, इतनी डेप्थ है इसमें। लेकिन वो इन्होंने जो किया CPEC के साथ, ये अब उनसे गुफ्तगू के बाद मुझे ये पक्का यकीन हो गया है कि ये जो हुकूमत आई है इमरान खान की, मैं पहले भी इस हुकूमत की हिमायत में कभी इब्तिदा में, हो सकता है मैं सोच रहा हूँगा किसी वक्त कि यार ये शायद मे भी कुछ बेहतर करने के लिए आया, तो ये कोई बैरूनी एजेंडा है और फिर अंदरूनी एजेंडा भी है। अंदरूनी एजेंडा मैंने जिक्र कर दिया कि हमारी ब्यूरोक्रेसी और फ़ौज ने सीखा ही नहीं यूरोप और अमेरिका के अलावा किसी और पे इन्हिसार करने का। और फिर CPEC के जो मुखालफिन हैं वो आपको पता ही है, अमेरिका की जो चाइना के साथ सर्द जंग है और भारत की चाइना के साथ जो सर्द जंग है, और CPEC से जो चाइना को फ़ायदा होना था और राहदारी की शक्ल में या सरमायाकारी की शक्ल में जो पाकिस्तान को फ़ायदा होना था, वो भारत को नापसंद है, फिर अमेरिका को चाइना वाला मामला है। तो ये कोई बैरूनी एजेंडा है
जिसमें ये सारा कुछ गड़बड़ जो है वो हो रही है। और ये मेरे लिए तो बड़ी हैरत की बात है कि 3 सालों में ₹1 $1 भी सी पैक पे नया जो है वो खर्च नहीं हुआ, बल्कि वो जो पाइपलाइन में थे $3 अरब वो, अब आदाशुमार आप सर्च कर लें, ये मेरा ख्याल गूगल से ही मिल जाएंगे, सरकारी जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से भी कुछ ना कुछ निकल आएगा। अब मैं बात करता हूँ पिछले विलाग में जो मैंने जिक्र किया था कि सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी गई, और उसमें जनाब उन्होंने वो सारा, आप पिछला विलाग जो है वो आप सुन सकते हैं। उससे ये लग रहा था कि जनाब जो DGI सही हैं वो इनको वही कह रहे हैं तहरीक लब्बैक वालों को जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। तो फिर ज़ाहिर है वो सुबह और फिर उसके बाद मुख्तलिफ सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे, कुछ सहाफ़ी जो है वो स्काइप पे भी थे। तो उनसे जब पता किया गया, पता लगा, तो वो कहते हैं कि जनाब जो लबो लहजा और बॉडी लैंग्वेज को समझने वाले सहाफ़ी तो अंदाज़ा लगाते हैं लहजे से, चेहरे से, कितना परेशान है, जज्बाती है, आपजदा हो गया है, जो भी। तो वो कहते हैं कि जनाब वो जो लग रहा था ना, सब ओपरा ओपरा सा लग रहा था, कि जो असल में अंदर जो बात है वो लग रहा था कि हमें नहीं बताई जा रही। बस वहाँ क्योंकि फवाद चौधरी वगैरह और हुकूमत के बंदे भी थे, और वो शायद ये तासर एक देने की कोशिश की गई कि जनाब ये हम एक पेज पे हैं। तो उस किसी ने कहा होगा ना, वो इन्होंने फवाद चौधरी साहब ने तो ये कहा कि जनरल बाजवा साहब ने कहा है कि आप जाएं ताकि ये तासर मिले कि 1 पेज पे हैं, कोई पेज फटा फुटा नहीं है। लेकिन जो वहाँ मौजूद सहाफ़ी थे और स्काइप पे थे, वो ये कहते हैं कि नहीं, ये किसी और ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ये कहा गया है कि जनाब आप ये तासर दें कि हम एक पेज पर हैं। और उसका एक तरीका वो वाले जो हैं रावलपिंडी वाले, वो तो ज़ाहिर है वो तो इस सियासी मामले में खुल्लम खुल्ला ब्रीफिंग शरीफिंग ऐसे नहीं हो सकती। उसका एक ही तरीका था कि जनरल फैज़ अमीन साहब जो हैं वो ब्रीफिंग दें। और फिर एक सवाल और जो है पैदा होता है, वो ये पैदा होता है कि जनाब ये 20 दिन क्या, ये 20 नवंबर तक DGI की तब्दीली का जो प्रोसेस है, ये उन्होंने आना है 20 को, नदीम अहमद साहब ने, अंजम साहब ने और फैज़ अमीर साहब ने 19 तक काम करना है। ये 20 दिन में क्या करना चाह रहे हैं इमरान खान को कोई एजेंडा अगर है, एजेंडा किसके ख़िलाफ़ हो सकता है इनका? वही उनके ख़िलाफ़ है जिनको हम सिलेक्टर्स कहते हैं मुबैना तौर पर। और लेकिन खान साहब की ये एक, मुझे ये कहा गया है कि खान साहब एक गलतफहमी का शिकार हैं। वो जो करना चाहते हैं उन 20 दिन में, जिनके ख़िलाफ़ करना चाहते हैं वो सोए हुए हैं, वो भी जाग रहे हैं। और फिर ये किसी सूरत मुमकिन ही नहीं है कि किसी मुक़तदरा के एक फ़र्द को दूसरे फ़र्द के ख़िलाफ़ इख्तिलाफ़ राय हो सकता है, सोच में फ़र्क हो सकता है, लेकिन अगर इस हद तक खान साहब जो हैं वो सोच रहे हैं, फिर क्या ये इस मुल्क में जो इल्ज़ाम तहरीक लब्बैक पर लगाया जा रहा है कि जनाब ये रियासत और फ़ौज को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं, और ये वो, फिर सबसे बड़ी जो सन लगाई हुई है उसके अंदर वो तो आपके इमरान खान साहब ने लगाई हुई है। अगर ये बात जो मुझ तक इत्तला पहुंची है, 20 दिन वाला जो तजज़िया किसी ने दिया है एक बड़े अंदर के आदमी ने, तो फिर तो जनाब खान साहब जो हैं ये इस काम के पीछे लगे हुए, ये मुतनाज़ा बना रहे हैं। और इनकी बातों से लग भी ऐसे रहा जैसे खान साहब ने एक पेज की बात करके जो मलबा है अपनी कोताहियों का, नालायकियों का, वो सारा डाला फौज पे। ऐसे लग रहा था जिन्हें फ़ौज ही इनको बना के देती है शेड्यूल कि जनाब इतने बजे आपने सुबह नहाना है, इतने बजे आपने खाना खाना है, इतने बजे आपने हेलीकॉप्टर में बैठना है, इतने बजे आपने शेरू के साथ खेलना है, और इतने बजे आपने अपने बेडरूम में जाना है, वगैरह वगैरह, कि हर काम ऐसे लग रहा था जनाब जैसे वही। तो फिर अगर उन्होंने बनाना था सारा कुछ, तो फिर खान साहब किस मर्ज़ की दवा है? वो हुकूमत अगर चला, खान साहब किस बात के बटके मारते रहे हैं फिर? और ख़ान साहब जो हैं
इन्होंने अब मुक्तदरा ये सोच रही है, एस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है, रावलपिंडी में ये सोचा जा रहा है कि खान साहब ने जिन्ना बदनाम करना सी कर दिता, सानू जिन्ना मलबा सटते पाना सी पा दिता। लेकिन अब ये भी तो है ना कि दूसरी पार्टी जो है वो भी तो मलबा डाल सकती है ना, दूसरी पार्टी भी एक मलबा डाल सकती है, वो अपने ऊपर से उतार कर इनके ऊपर मलबा डाल सकती है। यही कुछ हो रहा है, बड़ा ही गंभीर ये मामला है। और दूसरा जो ये लब्बैक वाला मामला है, तहरीक लब्बैक वाला, जो वज़ीर फरमा रहे हैं इस वक्त फॉरेन फंडिंग व्हाट्सएप इंडिया से, ये हो रहा है वो हो रहा है। और भाई मेरे, ये नज़रबंदी वाला जो केस था, जो लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजों पर मुश्तमिल रिव्यू बोर्ड था, उसने एक्सटेंशन क्यों नहीं दी साद रिजवी की नज़रबंदी के पीरियड में? 90 दिन बाद पेश करना होता है ना रिव्यू बोर्ड में। तो ये जो बाहर फरमा रहे हैं आप, मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर आपके पास इसके सबूत थे तो नज़रबंदी में वो क्यों नहीं चीज़ें शामिल की? वहां तो आपने 3 MPO लगा के बस बात खत्म। ये इल्ज़ामात उसमें क्यों नहीं लगाए? फिर आपने दोबारा नज़रबंद कर दिया, उसमें ATA की एक दफ़ा भी शामिल कर दी। और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने ऐसे चुटकियों में जितनी तेज़ी के साथ उसको कलदम किया दूसरी नज़रबंदी को, तो दूसरी नज़रबंदी में वो चीज़ें शामिल कर लेते जो अब फरमाते फिर रहे हैं। उस वक्त आप क्या सोए हुए थे? उस वक्त आपको नहीं पता था? वो तो माजी में जो होता है, वो ये लोग जो कहते हैं कि जनाब ये असासा होते हैं, इनको इस्तेमाल किया जाता है और फिर आगे भी इस्तेमाल होते हैं, आगे भी इस्तेमाल करना होता है, इनको ज़ाया नहीं किया जाता, ऐसी बातें कर रहे हैं ना एक ख़ास लोग, एक ख़ास सोच रखने वाले लोग, इस तरह की बातें हो रही हैं ना। तो फिर आप किससे लड़ रहे हैं? कौन दहशतगर्द है? कौन बैरूनी फंडिंग पे चल रहा है? फिर मुज़ाकरात भी उनसे हो रहे हैं। वहां अदालत में ये सबूत क्यों नहीं पेश किए जो बाहर कह रहे हैं आप? बाहर जो बटकें लगाई जा रही हैं वो अंदर क्यों नहीं? अदालत में क्यों नहीं? अदालत को क्यों कायल नहीं कर सके? अब वो फ्रांस वाला इशू, वो मेरी इतला के मुताबिक तहरीक लब्बैक वाले फ्रांस वाला जो इशू है उसको तो वो उस तरह ले ही नहीं रहे जैसे ये ले रहे हैं कि फ्रांस को वो निकालें सफ़ीर को। वो सफ़ीर है ही नहीं पाकिस्तान में, आप बता दें, उनको कायल करें। आप खुद ही उस मामले को हवा दे रहे हैं और खुद ही कभी कह रहे हैं जनाब कि वो हम वज़ीर आज़म को पता ही नहीं था, कभी कहते हैं वज़ीर आज़म को सब पता था। अजीब वो गरीब एक तरह से मचाया हुआ है। अगर कुछ लोग समझ रहे हैं ना कि ये जो इनकी नालायकियाँ हैं, महंगाई, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, मैशत का बुरा हाल, सरमायाकारी बंद, कि उस पर पर्दा डालने के लिए ये हो रहा है, मैं इससे इत्फाक नहीं करता। ये पर्दा डालने के लिए जब मिट्टी बैठेगी, जब चीज़ें डीकोड होंगी, तब पता चलेगा कि इसके पीछे गेम कुछ और है। गेम वही है, अब मैं इसको क्या कहूँ, 2014 वाली गेम है, 2016 वाली गेम है, फिर 2018 वाली गेम है। पहला जनाब इसको निकालो, फिर मुझे क्यों निकाला, फिर निकाला है तो वापस नहीं आने देना। ये उसी तरह की गेमें शेमें जो हैं वो चल रही हैं मामला। और अगर किसी साहब ने मशवरा दिया इनको, लेकिन क्योंकि ये इस मामले को हल ही नहीं करना चाहते, वो मशवरा ये दिया गया है कि जनाब वो उनको रिहा करें, साद रिजवी साहब को, और उनको ज़ाहिर नज़रबंदी रखना है ना, तो घर में नज़रबंद कर दें, वहाँ बैठ के उनके साथ मुज़ाकरात करें। आधा गुस्सा तो वहाँ वैसे ही ठंडा हो जाना है। और वो जो था शातम रसूल फ्रांसीसी, वो तो आपको पता है कि 15-20 दिन बल्कि महीना के करीब हो गया, वो एक्सीडेंट में मर चुका है, गाड़ी उसकी, तो उसको शायद आग शाग लग गई थी। तो खान साहब जिन पे ट्रस्ट कर रहे हैं ना, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग्स हो रही हैं,
वो अब मैं जो मुझे कहा गया है लफ्ज़ वो मैं अब कैसे अदा करूं। उन्होंने कहा जनाब कि उन्होंने खान साहब को ऐसी जगह फेंकना है जिसे पानी भी नहीं मिल रहा। खान साहब बहुत ज़्यादा शायद खुशफहमियों में हैं, ये उनमें ख़ुद तो वो इतने विजनरी नहीं हैं कि कोई प्लान इस तरह कोई तैयार कर सकें। अगर किसी ने बाहर से उन्हें कोई प्लान शरियान तैयार करके दिया है तो वो भी काउंटर स्ट्रेटजी बनाई जाती है, स्ट्रेटजी के जवाब में स्ट्रेटजी। वो कोई सोए हुए लोग नहीं हैं। ये जो 20 दिन वाला मामला है ना, इस पे ज़रा नज़र रखनी है एक तो कि 20 दिन में क्या होता है। बाकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गई है, जो भी ये कोशिशें कर रहे हैं। और फिर जो मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी है वो देखें क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन वो जो है इनका तरीक़ाकार होता है एस्टेब्लिशमेंट का कि मामले को गदी गेड़े जिन कहते हैं पंजाबी हैं पाई रखना, कि बम्बल भूसा में डाले रखना, यानी कि जो भूसा होता है उसमें सुई घुमा के ना उसको ढूंढते रहना। ये सारा इस तरह का मामला होता है। 5-6 ऑप्शन इनके पास होती हैं। एक जनाब कि ये ताकत का इस्तेमाल करेंगे, ताकत का इस्तेमाल अगर आगे से भी ताकत इस्तेमाल होने का खदशा हो या फिर बहुत ज़्यादा बात बढ़ जाने का, इंसानी जानों के ज़ियाँ का कोई खदशा हो, तो फिर दूसरा ऑप्शन हो जाता है, फिर तीसरा ऑप्शन, फिर मुज़ाकरात वाला भी ऑप्शन। एक तरफ मुज़ाकरात की तरफ लगे रहें, एक तरफ वो उनको बंद करके खंदकें खोद के आगे जाने, वज़ीराबाद से आगे जाने से रोक के रखे। लेकिन वो वहाँ इत्तला ये मिली है कि बड़ी तादाद में लोग जमा हैं और फुली चार्ज हैं। और फिर जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का और मोहब्बत का मामला जाता है, फिर तो जज्बात जो हैं वो ज़ाहिर है इंसान के, वो किसी और नहज पे किसी और तरफ देखते नहीं है। तो ये सारे मामला ये सारे देख के स्ट्रेटजी बना रहे हैं। और इसमें जो नुकसान होना है ना, वो खान साहब का होना है, वो 20 नवंबर हो या कुछ हो। वो मैंने पिछले भी एक व्लॉग में कहा था कि जो तवीज़ और जिन्नात जो हैं ये मौलवियों पे शायद असर नहीं करते। और फिर देखें आगे क्या होता है, अल्लाह ताला बेहतर करे इस मुल्क के लिए और मुज़ाकरात से ही मामला हल हो जाए। और किसी ने जो मैंने अर्ज़ किया पहले, वो इसका बेहतरीन हल ये बताया किसी ने, लेकिन ये हल करना नहीं चाहते। मसला ये है कि इशू को हल करना नहीं चाहते, मुकम्मल एक्सपोज हो गए कि उनको घर में ला के नज़रबंद कर दें, वहाँ मुलाकातों की भी इजाज़त दे दें, शूरा को भी साथ बिठा लें, वहाँ मुज़ाकरात कर लें। ये कोई लीगली पता नहीं क्या करते फिर रहे हैं, कभी कहीं ले जाते हैं कभी कहीं ले जाते हैं। अब नूरुल्लाह कादरी साहब, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे कि सुलह साला हो जाए। वो उनमें उनकी सलाहियतों का और दीगर जो कायदीन है जिन्होंने जो करवा सकते हैं, वो तो शायद इमरान खान की तरफ देखना भी नहीं चाहते, हाथ भी नहीं मिलाना चाहते उनके साथ। बहरहाल फिर भी नेक जज्बात रखने चाहिए हमें इस मुल्क के लिए, किसी बाकी और सानों के सिद्धनाल की। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।